नमस्कार संजीव कंजूर का। तो हम कर रहे हैं अकाउंट्स ईयर एंड क्लोजिंग की बातें टू मेक द फाइनेंशियल्स प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैश फ्लो। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ेगी और जो बेसिक अकाउंटिंग ख़त्म करनी पड़ेगी और कुछ ईयर एंड क्लोजिंग की जो एंट्रीज है वो भी करनी पड़ेगी। वही हम डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 1 में मैंने वहाँ तक बताया था आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तक कि क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से हम मान के चलते हैं जिस ईयर का हम क्लोजिंग कर रहे हैं, करंट ईयर उसे बोलेंगे। तो जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस है वो सारे करंट ईयर में आने चाहिए। सब जो इनकर्ड हो गए, सपोजिंग इनकर्ड हो गए लेकिन उसके बिल नहीं आए, बिल अगले साल आते हैं इस साल, तो वो सब आपने वहाँ पर बुक करने हैं। एक्सपेंस डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो लाइबिलिटी में दिखाई देंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो बात ध्यान रखने वाली वो है कि जहाँ पर टीडीएस कटना ज़रूरी है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो जब उनका आउटस्टैंडिंग आप बुक करेंगे तो टीडीएस काटना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक एडवाइस दी थी कि उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके ऐसे बिल जहाँ पे टीडीएस काटना ज़रूरी है आप 31 मार्च तक सब मंगा के रखें। 31 मार्च को बुक कर दें, टीडीएस काट लें, तो वो बेस्ट है। क्योंकि टीडीएस काटना और उसको टाइम पे जमा कराना, खैर टाइम पे जमा कराना तो इनएविटेबल है, वो तो होनी चाहिए। टीडीएस काटना बहुत ज़रूरी है। तो आपको थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइज दिखानी पड़ेगी कि भाई सारे बिल, क्योंकि बिल्स मंगवाने का काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का होगा। तो यही मैं कह रहा था, आपको सब डिपार्टमेंट के साथ रेपो बनाना पड़ता है ना। तो सबके साथ रेपो बना के चलिए आप, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जैसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जो हर एक के साथ रेपो बना के चले, हर डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि मुझे हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है। मैं उनको हेल्प कर रहता हूँ, वो मुझे हेल्प करते रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस, इंश्योरेंस कंपनी में भी और टीपीए में तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जैसा बंदा जिसे हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो, कि मुझे तो क्योंकि काफ़ी स्टडी किया है, रिसर्च किया है, तो टीपीए में तो हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है, चाहे क्लेम्स हो, एंडोर्समेंट्स हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एमआईएस, एडमिन, एचआर, फ्लोट, इवन सीआरएम एंड बिजनेस डेवलपमेंट। और कई जगह तो इतनी एक्सपर्टाइज हो सकती है शायद डिपार्टमेंट वालों को ना हो, इवन ट्रेनिंग फॉर दैट मैटर। तो रेपो रखिए, कोशिश कीजिए सारे बिल पहले मंगा लीजिए जहाँ जहाँ टीडीएस कटना है, और अगर नहीं तो टीडीएस तो हर हाल में अपने काटना है और टाइम पे जमा कराना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं बात कर रहा था भाई करंट ईयर के एक्सपेंसेस आपने करंट ईयर में बुक करने हैं। जो इस साल में आगे करंट ईयर के वो आप उस साल में वापस करंट ईयर में बुक करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के ना हो, इस साल के हों लेकिन बुक हो गए। जैसे आप इंश्योरेंस जब पे करते हैं तो 30 जून तक की इंश्योरेंस आपने पे कर दी है और 12,000 थी, बुक कर दी आपने, लेकिन 3 महीने तो वो अगले साल में जा रहे हैं ना, दिस ईयर, करंट ईयर में तो नहीं है। तो करंट ईयर के एक्सपेंस में वो हम माइनस कर देंगे। यस, उनको प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस विल बी शोन एज एन एसेट इन बैलेंस शीट। तो ये करना पड़ता है। सिमिलरली इनकम एक्रू हो गई पर बिल नहीं आया तो आपको लेनी पड़ेगी। इनकम क्रेडिट करेंगे और अनअर्न्ड इनकम या एक्रूड इनकम जो है उसको आप डेबिट कर दीजिए और बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। क्योंकि एक्रू हो चुकी है, आपने अर्न भी कर ली है, और कुछ ऐसी भी हो सकती है जो अभी अनबिल्ड है, तो ये सब आपको एक्रूड
अनबिल्ड इनकम लेनी पड़ती है। और ये भी हो सकता है कि कुछ इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है लेकिन एक्रू नहीं हुई, अनअर्न्ड है, तो वो हटा दीजिए, उसमें क्या है। तो अर्न इनकम ले लीजिए जो भले ही पे हुई कि नहीं या बुक हुई कि नहीं, और अनअर्न्ड है वो भी लेनी पड़ेगी। सो दैट इज देयर। अब हम आगे चलते हैं। अगली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग की एंट्री जो होती है। अब डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग से बुक होता है, उसका अलग रेट है, अलग से उसका अमाउंट निकलता है, जबकि एज पर टैक्सेशन अलग निकलता है। और यही डिफरेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, टैक्सेशन में और कंपनीज अकाउंट्स के प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसके कारण आपको डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी एसेट वो भी निकालना पड़ता है। तो ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं आपने फॉलो करने हैं, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो जब मैं इनकम की बात कर रहा था आपसे एक्सपेंस की, तो अब मैं इंश्योरेंस सेक्टर और टीपीए के, क्योंकि मैंने कहा एक्सपर्टाइज है, उसकी मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करता जाता हूँ। वैसे तो बहुत कुछ सिखाने को है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं हाईलाइट करता हूँ। एक्सपेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है क्लेम्स। तो क्लेम्स पे किया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स है वहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा, मैं ऑडिट के प्रोस्पेक्टिव भी आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ ऑडिट, क्योंकि मैंने ऑडिट बहुत करा है। आप देखिए, आई वॉज रीजनल अकाउंटेंट इन द इंश्योरेंस कंपनी। मेरे अंडर में 10 डिवीज़न ऑफिस थे, तो 11 हो गए ऑफिसेस। अकाउंट्स की क्लोजिंग हर एक की मैं खुद मॉनिटर करवाता था, ऑडिटर से डिस्कशंस। और 7 साल में 77 तो यही हो गए। फिर अपना ऑफिस का तो ऑलमोस्ट आई वॉज फर्स्ट। लोगों को कहा जाता था आप इस तारीख से पहले दीजिए, मुझे कहा जाता था आप इस तारीख के बाद दीजिए, क्योंकि 15 तारीख को हमारी रीजनल मीटिंग होती थी अकाउंटेंट की, तो उसके बाद ही दीजिए। तो अपनी क्लोजिंग करके फिर मैं दूसरे आरओज, फिर हेड ऑफिस में भी हेल्प करते थे। तो ऑडिट कराने का और करने का, इवन इंटरनल ऑडिट्स, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उस पर्सपेक्टिव से लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट से घबराते हैं, मैं नहीं घबराता था, क्योंकि मैं अपने अकाउंट्स ऑडिट के हिसाब से ही मेंटेन रखता था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आई एंजॉय ऑडिट्स कराना, यस, बिकॉज पूरे साल में इस तरह से काम करता हूँ कि अप टू डेट रहे, करेक्ट रहे और एज पर ऑडिट रहे, वो बहुत ज़रूरी है। तो वैसे कीजिए। एनीवे, तो अब हम ऑडिट एंगल से जब क्लेम्स की बात कर रहे थे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हम, जैसे कोई क्लेम रिपोर्ट हो गया, तो जब रिपोर्ट होता है तो वो तो काफ़ी, किसी ने 10 लाख क्लेम किया, तो अगर बैलेंस शीट साइन होने की डेट तक उसकी सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और करेक्ट अमाउंट आ चुका है, से 4 लाख, तो आपको वो 10 लाख की जगह 4 लाख करना है। तो आपको लेटेस्ट पोजीशन, जो करेक्ट पोजीशन है, वो देनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंश्योरेंस कंपनी के केस में जो मेन इनकम है प्रीमियम, और इवन थर्ड पार्टी के केस में फीस, वो हर पॉलिसी के हिसाब से होती है। अब पॉलिसी तो आपने सपोज 1 जनवरी को ली किसी ने, तो वो तो 31 दिसंबर तक जाएगी, अगले साल भी 9 महीने जाएंगे उसके। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस साल के 3 महीने का प्रीमियम इस साल मानेंगे और बाकी 9 महीने का, सपोजिंग टोटल